हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट टेक्निक के अंदर हमें ज़्यादातर इन डिटेल माहिती लेने वाले, मतलब कि हम पढ़ने वाले कि किस किस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। आगे के लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कौन कौन से रहे थे, बट इसके अंदर हम इन डिटेल देखने वाले हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद इंटरव्यू टेक्निक हम कैसे क्रिएट करते हैं। इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने जाए तो वहां पे जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट टेक्निक के हिसाब से किस किस तरह से वो अपना काम करता है, या उसका स्टेप कौन कौन सा होता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसकी जो एक मेथड बोल सकते हो वो क्या हो सकती है, तो वो हमें देखना है। आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर सके। तो आइए आपको स्टार्ट करते हैं अपना रिक्वायरमेंट टेक्निक के अंदर अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी, मतलब कि अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी, मतलब कि ये वन टाइप ऑफ क्या होती है, एक कंसल्टेंसी होती है जो हमारे कैंडिडेट होते हैं उसको हमें सप्लाई करती है। लाइक हम इसके अंदर देखते हैं, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज टू गेट द राइट मैन विद द राइट रिक्वायरमेंट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हम एक देखने जाए तो मैनेजमेंट होता है, कोई भी जो कंप्यूटर सेंटर ले लो या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, तो उसके अंदर एक मैनेजमेंट का मोस्टली गोल एक ही होता है कि कोई भी जो पर्सन हमें जरूरत है वो राइट पर्सन राइट स्किल के साथ, राइट रिक्वायरमेंट के साथ, राइट प्लेस पर और जहां उसको चाहिए वही टाइम पर होना चाहिए। मतलब कि जिस पर्सन की हमें जरूरत है, जिस कैंडिडेट की जरूरत है, वो एक राइट स्किल वाला होना चाहिए, वो राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर उसको लगाना होगा। तो वो उसके एक मेन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो मैनेजमेंट के अंदर, जो रिक्वायरमेंट के अंदर मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है राइट मैन राइट रिक्वायरमेंट के साथ राइट प्लेस पर और राइट टाइम के अंदर वो ज्वाइन हो, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू कंसल्टेंसी ऑफ फॉलोइंग रीजन। जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक कंसल्टेंसी के साथ जुड़ी होती है, जिससे कि वो डायरेक्टली अपना जो जितनी जरूरी है, जितना टाइम पे हमने देखा कि जो जरूरी है, जिसके पास जितनी स्किल है, उस हिसाब से वो अपना एक स्टाफिंग प्रोसेस कर सके। तो उसलिए हमें जरूरी है रिक्वायरमेंट टेक्निक की। तो वो क्यों जुड़ते हैं, मेनी ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू कंसल्टेंसी फॉर द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे आपको रीजन दिए गए जिससे कि वो अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी से जुड़ते हैं। तो पहला था उसका अंदर रीजन मेनली यही है कि असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट इज इम्पार्टली, मतलब कि जो हमें जितनी जरूरत है, जितनी तादाद में हमें जरूरत है, जिस स्किल की अंदर जरूरत है, वो डायरेक्टली वहां पे हमें मिल जाएंगे। कॉस्ट इम्प्लीमेशन द कॉस्ट इज लो। यहाँ पे जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, लो होता है। मतलब कि यहाँ पे हम देखने जाए तो कॉस्ट तो होता है, बट हम दूसरी वे से करेंगे तो उससे यहाँ पे कम खर्च होगा। इसलिए यहाँ पे आप मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका कम खर्च होने के बावजूद वो यहाँ पे क्या करती है कि अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी से जुड़ती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट द एबिलिटी एंड एक्सप्रेशन रिक्वायर विल बी नो। मतलब कि सबसे पहले तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के कैंडिडेट चाहिए, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, वो सारा का सारा जो होता है वो हमें डायरेक्टली वहां से मिल जाता है। तो ये हमें सिर्फ उसके सामने रखना होगा कि भैया हमें इतनी की जरूरत है, इस तरह की उसके अंदर स्किल या एबिलिटी चाहिए, या इस तरह का उसका वर्क होना चाहिए, उसने इस फील्ड के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बताना है। तो ये आपको 3 रीजन दिए गए हैं। मोस्ट IMP 110% आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है। अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों जुड़ती है या क्यों उसके साथ टेंट क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आपको 3 रीजन दिए गए। पहला है आपको जो भी कैंडिडेट चाहिए वो कितने तादाद में चाहिए, वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हो। इसका जो खर्च होता है वो लो होता है, मतलब कि इसका जो कॉस्ट होता है वो लो होता है। और आप उसको जिस तरह के अपॉइंटमेंट, मतलब कि जिस तरह की आप उसकी वैकेंसी रखेंगे, जितने आपको कैंडिडेट चाहिए, कितनी उसकी एबिलिटी होगी, किसका एक्सपीरियंस होगा, उस तरीके से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वे आप बोल सकते हो इक्वापमेंट कंसल्टेंसी। तो ये आपको याद रखना है, इक्वापमेंट कंसल्टेंसी का मेन गोल यही होता है कि वो एक अच्छे वर्कर को सप्लाई करे। तो ये बात आपको याद। तो ये हमने देखा इक्वापमेंट कंसल्टेंसी। उसके बाद देखते हैं यूज ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि हमने कोई भी जो कैंडिडेट चुन लिए उसके अंदर हमें किसे किसे सिलेक्शन करना है, हम किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। तो वो इसके अंदर हमें देखना है कि हम क्यों सिलेक्शन करेंगे, किस तरह से सिलेक्शन कर पाएंगे। मतलब कि हमारे पास जितनी भी वैकेंसी है, तो मान लीजिए उससे ज्यादा ही बंदे आएंगे या आएंगे, जितने भी आएंगे तो उसके अंदर हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए कितने जरूरी है,
क्यों हमें इसको लेना चाहिए, तो उसका हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली तो उसको ले नहीं लेंगे, उसको पहले सिलेक्शन करेंगे, उसको स्टेप बाय प्रोसीजर के अंदर फॉलो करवाएं, जिससे कि हमें पता चले कि किस टाइप का जो वर्कर है वो हमें जरूरी है, किस तरह का एम्प्लॉय हमें जरूरी है, किस काम हमें ज्यादा किस डिपार्टमेंट के अंदर उसको हम सेट कर सकते हैं, तो वो हमें पता। दिस इज a method of recruiting worker work whereby a panel is set up in organization to carry out the exercise। ये एक रिकटिंग की एक मेथड है, एक आप बोल सकते हो कि जो भी एक पैनल क्रिएट होती है यूज ऑफ सिलेक्शन, तो वो एक एक्सरसाइज है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, तो कभी भी उसके अंदर आप या किसी भी कोई एम्प्लॉय इसके अंदर एंटर होता है या उसके अंदर ज्वाइनिंग के लिए सिलेक्शन होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो उसका कोई सिलेक्शन किया जाता है, वन टाइप उसकी कोई एग्जामिनेशन क्रिएट होती है या कोई भी एक इंटरव्यू टेक्निक के हिसाब से उसका कोई सिलेक्शन होता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की तरह आपको लेनी है कि इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरीके से करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूज ऑफ सिलेक्शन एक्सरसाइज तो इसके अंदर होगी। When they shortlist of candidate for interview it down up, मतलब कि जो भी हमारे पास कैंडिडेट जो हमने अप्लाई किया है इस वैकेंसी के लिए, इस रिक्वायरमेंट के लिए, उससे हमें कोई एक शॉर्ट सिलेक्शन निकालना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्ट निकालनी पड़ेगी कैंडिडेट, और उससे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ेगा। मतलब कि जो भी हमने वैकेंसी क्रिएट की है या उसको हमने वैकेंट किया है, तो वहां पे जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट तो हम सिलेक्ट करने वाले नहीं है, सारे के सारे को हम रखने वाले नहीं है। तो उसलिए हमें सबसे पहले तो उसको शॉर्ट लिस्ट में अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मतलब कि किस किस पर्सन को हम एलिजिबिलिटी दे सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो हमें एक शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करनी होगी, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि इससे इंटरव्यू हम ले सकते हैं या इसकी हमें कोई भी आप बोल सकते हो टेक्निक है या स्किल बेस्ड हम उसका कोई भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो वो हमें पहले करना है। अ टाइम टेबल शुड बी प्रिपेयर अलोकिंग स्पेसिफिक पीरियड फॉर ईच इंटरव्यू सो दैट sufficient टाइम टू इंटरव्यू ईच पर्सन प्रोबेबिलिटी। मतलब वहां पे जब भी हम किसी भी शॉर्ट लिस्ट निकाले उसके बाद हम किसी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए हम किसी भी तरह का टाइम देते हैं, तो वो हमें पहले सोच समझ के देना होगा। मतलब कि हमें पहले तो टाइम टेबल शेड्यूल करना बनाना होगा कि हम किस प्रकार के वर्कर को कब बुलाएंगे, कितने टाइम का इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू सेशन कितने टाइम का रहेगा, उसको कितने टाइम के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा, वो सारा का सारा शेड्यूल हमें पहले से ही करके रखना है, जिससे कि क्या करें कि हम अच्छी तरीके से जो हमने लिस्ट निकाली है उसको कैंडिडेट को अपना टाइम दे सके, और एक ही टाइम पे हम 2 से ज्यादा इंटरव्यू क्रिएट ना हो, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारा शेड्यूल क्रिएट करना होगा। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है कि जब यूज ऑफ सिलेक्शन हो तो उसके अंदर सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करना। मतलब जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसके अंदर से हम कुछ ऐसे कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेंगे जो इंटरव्यू के लिए आगे जा सके, तो उसकी शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करनी। उसके बाद हमें हमारा टाइम टेबल शेड्यूल करना है जो हमें इंटरव्यू ले सके इस पर्सन का, इसके अंदर कोई भी सिचुएशन ऐसी ना है जिसे कि हमें इंटरव्यू छोड़ना पड़े, तो वैसा हमें कोई टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप आपको सबसे पहले फॉलो करना। तो ये आपको याद रखना है यूज ऑफ सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। मतलब कि हम इंटरव्यू अब लेने वाले हैं, हमने जो भी शॉर्ट लिस्ट निकाली उसको हम इंटरव्यू के लिए बनाए, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, हम क्यों इंटरव्यू लेंगे, क्या क्या हमें इसके अंदर हमारा गोल है वो क्लियर करना है, या हमें किस तरह का इसके अंदर वर्क करना है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम इंटरव्यू क्यों लेंगे, किस वजह से हम इंटरव्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमें वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं बहुत सारे, जो ये क्या है कि आप इंटरव्यू क्यों लेंगे और किस तरह से लेंगे वो आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला है टू एक्सेस पर्सनल ऑफ एप्लीकेंट। मतलब जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के, उसका हम क्या कर सकते, पर्सनली इंटरेस्ट जान सके, उसको पर्सनली कोई भी चीज है वो हमें एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हम इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि उसका जो पर्सनली हमें उसका जो एप्लीकेंट लेना है तो वो हम ले सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है ऑब्टेन फर्दर डिटेल ऑफ सर्टेन मेंबर। मतलब कि उससे रिलेटेड कोई भी दूसरी हमें कोई डिटेल है जो हमारे जॉब से रिलेटेड नहीं, बट जो हमारे वर्कर होने जिसने अप्लाई किया है वो उससे रिलेटेड कोई भी दूसरी जो
डिटेल है तो वो हम इसके जरिए हम पहचान सकते हैं। मतलब कि हम वन टाइप ऑफ ले लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है तो आप उसके अंदर फियर है कि नहीं, वो कैसा काम कर सकता है, उसको हम किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि नहीं, उसके अंदर हम कितना वर्कलोड ले सकते हैं। तो वो सारी की सारी जो हमारी जो फर्दर डिटेल होती है जो जॉब रिलेटेड नहीं है बट है तो जॉब की ही, बट ये हमें जॉब के काम के ऊपर असर नहीं करता। तो ये जो सारी डिटेल है वो इंटरव्यू के थ्रू मेनली हम जान सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो बंदा है वो काम का है कि नहीं है, हमारे कितने काम का आ सकता है, किस तरह के हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद है। टू एग्री ऑन टर्म ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि हम हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म है उसको एग्री करवा सकते हैं। मतलब कि जब भी इंटरव्यू होगा तो इसके अंदर हम किस तरह से हमारा वर्क करवाते हैं, उसकी हमारी एम्प्लॉय पॉलिसी क्या रहेगी। तो वो भी हमने आगे देखा था स्टार्टिंग के अंदर की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो सेम इट इज यहाँ पे आप उसको एग्रीमेंट करवा सकते हो, उसका एग्री करवा सकते हो। हमारी जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है या कंप्यूटर सेंटर रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है तो उसको एग्री करवा सकते हो। तो ये भी है। उसके बाद यहाँ पे हमें टू प्रोवाइड कैंडिडेट विथ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। तो आप कैंडिडेट को इस जॉब के बारे में मोर इम्पोर्टेंट भी ले सकते हो, उसके पास से हम जान सकते हो कि इसके इंटरेस्ट है कि नहीं, वो उसने क्या काम किया, किस किस कंपनी के अंदर या किस किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है, किस तरह का उसने वर्कआउट किया है। तो वो सारी की सारी चीज हम इसके अंदर जान सकते हैं। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो सारे हैं वो क्या है, वन टाइप ऑफ ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि इंटरव्यू जब होगा तो उसके अंदर हमारा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मोस्टली हम किस किस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहले तो उसको पर्सनली हम जानेंगे कि वो किस तरह का वर्क करता है। उसके बाद हमारी जो फर्दर डिटेल थी मैंने कि जो वर्कलोड रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किस डिपार्टमेंट के अंदर हम डिवाइस कर सकते हैं, उस हिसाब से हम कोई भी डिटेल जान सकते हैं, उसका वर्कआउट और स्किल बेस्ड काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है उसके बारे में उसको एग्री करवा सकते हैं, और उसकी जो जॉब है उसके हिसाब से हमें मोर इन्फॉर्मेशन जो उसके पास से लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो यूज ऑफ सिलेक्शन के अंदर जो हम इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से गोल लेंगे। तो उसके आगे देखा यूज ऑफ सिलेक्शन कैसे करेंगे और अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी कैसे करेंगे। तो वो हमने अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे सिलेक्शन है, प्रोसीजर फॉर रिकटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। मतलब कि हमारी जो सिलेक्शन स्टाफ है, हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उसमें से हम किसको सिलेक्शन करेंगे, किसको हमारी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, या किसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन, या हम देख सकते हैं किसको हम कंप्यूटर सेंटर के अंदर हमारी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, या वर्कर की तरह एज हम वर्कर की तरह उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो वो हम कैसे सिलेक्शन करना है, स्टाफ सिलेक्शन कैसे करना है वो हमें देखना है। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रोसीजर दी गई कि किस तरह से आपको वो प्रोसीजर फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप, तो इस तरह से आप अच्छी तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कर सको। तो सबसे पहले उसमें है अ स्टाफ requiring from the required to be completed by department where the vacancy arise, nothing full detail of vacancy, job title, date of कॉमर्सेंट। मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, स्वाइप को सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिक्वाइजिंग करना होगा। मतलब कि आपको किस के अंदर वैकेंसी, आपको किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है उसको सबसे पहले नॉलेज देना होगा कि इसमें हमें ज़रूरत है, किस तरह का हम बंदा ले सकते हैं वहाँ पे, वो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए। किस तरह के जॉब टाइटल है, उसकी डेट क्या है, उसका मतलब कि उसको किस तरह में हमें फिलअप करना है, किस डेट के अंदर हमें इसको फिलअप करना है, तो वो सबसे हमने देखना। दिस फॉर्म कैन बी गिवन टू पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इस फॉर्म का हमें किसको देना होगा, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है ना उसको ही एडवर्टाइजमेंट के लिए देना होगा। मतलब कि आप एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट होते तो वो डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक डिपार्टमेंट के अंदर आप मान लीजिए कि कोई एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो उसके लिए क्या होगा, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है ना उसको ही क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा इस फॉर्म को। मतलब कि कितनी वैकेंसी रही है, किस तरह की उसका जॉब टाइटल है, कब तक वो फिलअप होना चाहिए, वो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट देनी होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा कि जहां भी आपको वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उसका मतलब वैकेंसी के कौन से डिपार्टमेंट में है, किस तरह का वर्क रहेगा, जॉब टाइटल क्या होगा, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, डेट ऑफ
ज्वाइनिंग क्या होगी, वो सारी की सारी चीज हमें यहाँ पे लिखनी होगी, एडवर्टाइजमेंट करवानी होगी। तो ये पहली हमारी प्रोसेस हो जाती है। दूसरी प्रोसेस है एडवर्टाइजमेंट इज प्लेस यूज एनी ऑफ द मेथड डिस्कस अबव। मतलब कि दूसरी जो स्टेप होगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करवानी है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जब एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे तो हमें किस मेथड या किस प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाना है, जो हमने आगे पढ़ा था कि कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू करवाना है, इंटरनेट थ्रू करवाना है, किस तरह से करवाना है, तो वो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है कि एडवर्टाइजमेंट देने से पहले हम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देंगे, वो हमें सबसे पहले जो आगे हमने डिस्कस किया था उसके रिलेटेड हमें डिस्कशन करना होगा। तीसरा होगा शॉर्ट लिस्ट डाउन ऑफ इंटरव्यू। जब पहले तो हमने क्या किया कि हमारी जॉब की इतनी जरूरत है वो सारी की सारी हमने डिटेल निकाल ली, उसके बाद हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब हमें देखना कि जो भी हमारे अप्लाई किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए जिसने भी अप्लाई किया है, उसकी एक शॉर्ट लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिससे हमें रिक्वायर हो, और उसके बाद उसका इंटरव्यू अरेंज करवाना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप है। सबसे पहला रहेगा आपको डिटेल इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद है आपको उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, और तीसरा है आपको एक शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको जानी। उसके बाद रेफरेंस कैन बी टेकन अप बिफोर द इंटरव्यू एंड आर यूज टू डिटरमाइन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ पीपल। तो मतलब कि सबसे पहले तो आपको रेफरेंस लेना होगा आपको आगे के इंटरव्यू से, और उसके बाद उसको फाइनल सिलेक्शन करना होगा। मतलब कि इंटरव्यू से अंदर हमें फाइनल सिलेक्शन करना होगा। तो उसके बाद के ये स्टेप रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट, जो इंटरव्यू है, जो कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो होगा। दिस में बी स्ट्रक्चर यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड टेक्निक और अनस्ट्रक्चर। ये तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से भी क्रिएट हो सकता है, ये प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हैं इंटरव्यू टेक्निक। मतलब कि आप जब भी इंटरव्यू लेने जाओ तो उसके अंदर आप कोई राउंड की तरह, मतलब कि कोई एग्जामिन राउंड, जो आप स्पीकिंग राउंड या कोई भी पर्सनल राउंड की तरह आप कोई भी राउंड क्रिएट करके, मतलब कि आप अपनी तरीके से स्ट्रक्चराइज प्रोसेस भी रख सकते हो या अनस्ट्रक्चराइज भी रख सकते हो। तो कोई भी तरीके से आप इंटरव्यू ले सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो मैं आगे का जो भी इंटरव्यू लिया है उसका मैं रेफरेंस है, या उसका जो फाइनल सिलेक्शन है उसका हमें रेफरेंस लेना है। उसके बाद हमें इंटरव्यू ज्वाइन करना है। इंटरव्यू के अंदर हम टेक्निकली राउंड भी ले सकते हो या प्रोसीजर वाइज भी काम कर सकते हो, तो वो आपको देखना है। उसके बाद है टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्किल। मैंने कहा वैसे कि आप वहाँ पे आप अपने स्पेसिफिक एग्जामिन भी ले सकते हो, मतलब कि एग्जामिनेशन टेस्ट भी ले सकते हो कि वो हमने जो भी स्किल के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई हमने जो भी स्किल के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी क्रिएट की है, तो वो उससे फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो हमें देखना है। तो वो हम डायरेक्टली नहीं देखते, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसकी टेस्ट लेनी होगी स्पेसिफिक स्किल के रिलेटेड, जिससे कि हमें पता चले। मतलब कि जब भी हमारे इंटरव्यू सेशन चालू है तो उसके अंदर हमें राउंड के हिसाब से, मैंने कहा वैसे ही कि आप किसी राउंड को लगा सकते हो, अरेंज कर सकते हो। टेस्ट राउंड है या स्पीकिंग राउंड है, कोई भी राउंड, आपको एग्जामिनेशन लेनी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्लाइंट शुड बी चेक। उसका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, कितने समय के अंदर ये काम कर सकता है, किस तरह का वर्क कर सकता है, तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमें चेक करना होगा। उस कितने तक उसकी पढ़ाई है, कहाँ तक उसका ग्रेजुएशन है, अनग्रेजुएट है, तो वो सारे के सारे हमें चेक करनी है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसके बाद ये मेडिकल एग्जामिनेशन इज आल्सो नेसेसिटी टू डिटरमाइन दोज आर फिट और अदरवाइज फॉर द जॉब। मतलब कि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना होगा। आगे भी हमने लिया है ये सब कुछ, दूसरी बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। जब भी आप किसी भी तरह का इंटरव्यू सेशन अरेंज करते हो या आप अरेंज करते हो, तो वहां पे जब भी उसका सिलेक्शन हो जाए तो उससे पहले आपको क्या करना है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन लेनी होगी, जिससे कि आपको पता चले कि जो भी वर्कर या जो भी एम्प्लॉय हमारे अंदर ज्वाइन करना चाहता है वो कम्प्लीटली वर्कफुल है या नहीं, वो अपने कम्प्लीटली वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके अंदर कोई मेडिकल या कोई फिजिकल कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि हमारे जो भी कंपनी के अंदर उसको सही से वर्क नहीं कर पाया, वो हेल्दी है कि नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन तो करवानी ही होगी, उसके बाद आपको सिलेक्शन करना। तो ये आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन तो कंपलसरी एक टॉपिक बन जाता है यहाँ। उसके बाद है अनसक्सेसफुल कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड टू द डिसीजन।
आपको जब भी ऐसा लगे कि ये जो सक्सेसफुल नहीं है, कैंडिडेट नहीं है सक्सेसफुल, हमारा एम्प्लॉय नहीं कर सकता, तो उसको आपको डिसीजन इन्फॉर्म कर देना है कि आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इंटरव्यू के दौरान फेल हुए इस सेशन। तो ये आपको याद रखना। सक्सेसफुल कैंडिडेट आर इन्फॉर्म एंड कंपनी रिकॉर्ड अपडेट। और जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट पास हो चुका है इसके अंदर, जो भी हमारे इंटरव्यू सेशन के अंदर फुलफिल कर चुका है, उसको हमें इन्फॉर्म करना है और वो हमें कंपनी रिकॉर्ड के अंदर अपडेट करना है। तो ये जो सारी हमने प्रोसेस पढ़ी, ये प्रोसेस कंप्लीटली एक स्टाफिंग प्रोसेस है, एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। मतलब कि कैसे हम सबसे पहले वैकेंसी के लेकर हम अपना सिलेक्शन और उसको कैसे हमारा एम्प्लॉय बनाए, उस दौरान जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दी गई है। तो इस प्रोसेस को आपको कंप्लीटली फॉलो करना होगा। ये आपको याद भी रखनी है। आपको कुछ एग्जाम के अंदर आ भी सकती है कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन और स्टाफ, मतलब कि जो स्टाफ की सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहला क्या होता है कि हमें कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में हमें हमारी डिटेल लेनी पड़ेगी। उसके बाद उसको एडवर्टाइजमेंट करवा पड़ेगा। उसके बाद उसकी शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करनी होगी। उसके बाद हमें आगे से इंटरव्यू, जो भी हमने इंटरव्यू लिया है उसके हमें क्या रेफरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसका इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसकी जो प्रोसीजर है वो हमें देखनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें टेस्ट स्पेसिफिक लेनी पड़ेगी, उसकी स्किल ओरिएंटेड टेस्ट भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही हमें मेडिकल एग्जामिनेशन लेनी होगी और सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको हमें इन्फॉर्म करना है और उसको हमें कंपनी रिकॉर्ड के अंदर ज्वाइन करना है। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट के बारे में पढ़ा कि हमें क्यों जरूरी है, तो उसका हमने रीजन भी देखा था। उसके बाद हमने यूज ऑफ सिलेक्शन की, हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं किसी, तो वो हमने देखा था। उसके बाद देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू में क्यों लेना चाहिए, तो उसके अंदर हमने इन डिटेल देखा था कि हमें उसको पर्सनली जानना है तो कैसे जान सकते हैं, उसका क्वालिफिकेशन जानना है या उसका कोई भी एग्जामिनेशन क्रिएट करना है तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंप्लीट प्रोसीजर देखी थी कि हम किस तरह से के स्टाफिंग प्रोसेस कर सकते हैं या रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, तो वो हमने कंप्लीट प्रोसेस देखी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो वो असाइनमेंट आपको एक लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। थैंक यू।